हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू आर परफेक्टली फाइन एंड सेफ एट योर होम. First of all, congratulations to all of you because without examination, you all are now in final year. सुनने में और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा. कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, कर भी रहे होंगे कि एग्ज़ाम होगा, बट डोंट वरी, डोंट बी अपसेट. पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है. ये जो नॉलेज आपने सेकेंड ईयर का गेन किया है, ये आपके फ्यूचर में आपकी बहुत हेल्प करेगा. सो नाउ यू ऑल आर इन फाइनल ईयर. देखिए, सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तो विदाउट एग्जाम दिए ही आप आ गए हैं, बट आप प्रेजेंट सिचुएशन को देख रहे हैं. फाइनल ईयर का एग्जाम देना ही पड़ेगा आपको. अब क्योंकि आपको फाइनल ईयर का एग्जाम देना है, तो आपको फाइनल ईयर की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी. अब इस सिनेरियो में अभी ऑफलाइन क्लास का स्टार्ट होना तो थोड़ा मुश्किल लगता है. तो आप भी चाह रहे थे और ऑब्वियसली हम भी चाह रहे थे इंटरेक्शन आपसे करना. तो इसी को ध्यान में रखते हुए पायनियर्स एकेडमी आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन इंटरैक्टिव लेक्चर्स. इन इंटरैक्टिव लेक्चर्स के थ्रू हम आपको वेरियस सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे. देखिए, पहली चीज़ तो कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हमने बनाए हैं. एक्चुअली हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं. कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको एक बार में समझ में आ जाता है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ही बात को दो चार बार सुन करके फिर वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं. तो हमने इन इंटरैक्टिव लेक्चर्स में बहुत अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हर स्टूडेंट की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो इन लेक्चर्स में फुलफिल होती रहे. बट फिर भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नो डाउट वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. हमने ये जो वीडियोस हैं ये ऐप पर आपको प्रोवाइड किए हैं. एक्चुअली ऐप पर डालने से एक चीज़ ये हो गई कि आप जितना नंबर ऑफ टाइम्स इस वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में समझ लेते हैं, हमें समझ में भी आ जाता है, हमारे पास नोट्स भी होते हैं, बट कई चीज़ें ऐसी होती है जो टीचर ने क्लास में बताई है, हमें समझ में भी आ गई है, बट उसका कहीं ना कहीं नोट्स में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है. बट इन वीडियो में आप इनको नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं. तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा. तो लीजिए, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ऑनलाइन लेक्चर्स. तो अब इन लेक्चर्स में मैं आपको बता देती हूँ. माई सेल्फ मिसेस श्वेता जैन. मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी. आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में देख ही चुके हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री जो है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. हमारा फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक का, जिसमें 5 यूनिट्स होती है. देन हमारा सेकंड पेपर होता है ऑर्गेनिक का, जिसमें भी हमारे पास 5 यूनिट्स होती है. और देन हमारा थर्ड पेपर होता है फिजिकल का, जिसमें भी हमारे पास 5 यूनिट्स होती है. तो इसी तरह से फाइनल ईयर में भी हमारे पास ओवरऑल टोटल 15 यूनिट्स है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन ऑनलाइन इंटरैक्टिव लेक्चर्स के थ्रू केमिस्ट्री की स्टडी. सो माई सेल्फ श्वेता जैन वेलकम्स यू इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री. तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4, जो है प्रकाश रसायन. देखिए, प्रकाश रसायन नाम से ही क्लियर है. प्रकाश का मतलब होता है सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा. और रसायन का मीनिंग होता है, रसायन का अर्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया. तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं. और इन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन ही प्रकाश रसायन कहलाता है. अब ये जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इनमें जो प्रकाश होता है ये कौन सा होना चाहिए?
ये दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र का होना चाहिए, जिनकी जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, वो होनी चाहिए 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में, या फिर 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो अब अगर हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा दें तो हम बोल सकते हैं कि जब किसी क्रियाकारक अणु पे दृश्य या पराबैंगनी क्षेत्र का प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर या 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो, उसकी वजह से उस अणु में जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है, उसी अभिक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस तरह के प्रकाश के कारण जो अणु में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुआ है, उसका अध्ययन ही प्रकाश रसायन कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि जो लाइट रेडिएशन है, प्रकाश है, वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स या बंडल से मिलकर बना होता है। और हमने पढ़ा है कि हर एक बंडल या फिर हर एक जो वो पैकेट है, उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? उसकी एनर्जी बराबर होती है, उसकी ऊर्जा होती है बराबर h न्यू की। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी का होता है, और उन्हीं पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं फोटॉन। तो जब भी कोई फोटॉन क्रियाकारक अणु पे गिरता है तो क्या होगा कि अगर ये क्रियाकारक अणु है AB, इस पे कोई फोटॉन आके टकराया तो इस फोटॉन की ऊर्जा, क्योंकि किसके बराबर है? h न्यू की, जहाँ h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक है, और न्यू क्या है? उस जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो इस h न्यू ऊर्जा का जब फोटॉन क्रियाकारक अणु से टकराता है तो वो क्या करेगा? उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा और किसका निर्माण करेगा? सक्रिय संकुल का निर्माण करेगा। आप सभी जानते हैं कि ये सक्रिय संकुल क्या होते हैं? ये सक्रिय संकुल उच्च ऊर्जा स्तर वाले अणु होते हैं जो किसमें परिवर्तित होते हैं? उत्पाद में, प्रोडक्ट में परिवर्तित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब भी क्रियाकारक अणु से कोई फोटॉन टकराता है तो वो उस अणु की ऊर्जा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और वहां पर वो किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का। और अगर ये सक्रिय संकुल जो बना है, इसकी ऊर्जा इतनी नहीं है कि ये उत्पाद का निर्माण कर पाए, तो ये फिर से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? क्रियाकारक अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसको अगर हम समझें तो कोई भी क्रियाकारक अणु अगर AB है, अगर हमने उसको क्या दिया? फोटॉन दिया, सूर्य का प्रकाश दिया, जिसकी एनर्जी कितनी है? h न्यू के बराबर है। जब ये h न्यू वाला फोटॉन इस क्रियाकारक अणु से टकराएगा तो ये क्या करेगा? इस क्रियाकारक अणु की ऊर्जा को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और इस क्रियाकारक अणु की ऊर्जा जो बढ़ी हुई है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? सक्रिय संकुल में या सक्रिय संकुल में। और ये सक्रिय संकुल फिर किसका निर्माण करेगा? उत्पाद का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी अणु जब फोटॉन से टकराता है तो इस फोटॉन की वजह से उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अब हम अगर देखें कि ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हमारे लिए जरूरी क्यों है, तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और प्रकाश जो है वो क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकृति का दिया हुआ हमको क्या है? एक अद्भुत देन है, जिसके लिए हमको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। तो पहली चीज तो कि इन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के से जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो हमने क्या बनाए हैं? फोटोवोल्टेइक सेल बनाए हैं, जो क्या करता है? जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
और बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं सोलर कैलकुलेटर, जो किस पे बेस्ड होते हैं, जो आधारित होते हैं सौर ऊर्जा पे। उसके बाद हमने बहुत सारे आजकल ऐसे जल के शुद्धिकरण के लिए प्योरीफायर आ गए हैं जो सौर ऊर्जा पर आधारित होते हैं। आपने अपने घरों में सोलर सेल देखे होंगे, ठीक है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये सभी सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और इसके लिए हमको कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो ये सारे उपकरण किस पे आधारित हैं, ये सारे जो भी उपकरण है ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर आधारित है। और अगर हम इन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद को देखें, तो जब भी कोई प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो उत्पाद बनते हैं वो पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है आजकल इस चीज को, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इसको बहुत क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। जिससे ज्यादा से ज्यादा ऐसे उत्पाद आए, ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आए जो किस पे बेस्ड हो, जो सौर ऊर्जा पर आधारित हो। तो अब हम कुछ ऐसी तरह के रिएक्शंस देखेंगे जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिनको हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और कुछ अभिक्रियाएं हम ऐसी देखेंगे जो प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होती हैं। आप सभी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारकों के मध्य पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया को मुख्यतः हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली जो अभिक्रिया होती है उनको हम बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा या अंधेरे की या अदीप्त अभिक्रियाएं। और दूसरे टाइप की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हमने देखा कि इन अभिक्रियाओं के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके होने के लिए प्रकाश की अनुपस्थिति अनिवार्य होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया या अंधेरे की या अदीप्त अभिक्रिया। अब ये अभिक्रियाएं क्या होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके संपन्न होने के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी संपन्न हो जाती है, उस टाइप की अभिक्रियाओं को हम, उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा ऊर्जा अंधेरे की या अदीप्त अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है उनमें क्या होता है, फोटोन की वजह से जो क्रियाकारक अणु है वो उच्च ऊर्जा स्तर में परिवर्तित हो जाते हैं, सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण वो सक्रिय संकुल ही फिर किसमें परिवर्तित होते हैं, उत्पाद में। पर अब ये जो ऊष्मा ऊर्जा है अंधेरे की है और अदीप्त अभिक्रिया जो है, इनमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके कारण हम इनको संपन्न करा सकते हैं या फिर अभिक्रिया की वेग को बढ़ा सकते हैं। तो पहला अगर कारक हम देखें तो ये जो अंधेरे की है, अदीप्त है या फिर ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया है, उन अभिक्रिया में अगर हम क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ा दें, तो अगर हम क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्रिया कारक अणु जो है वो पास पास आएंगे। पास पास आने के कारण उनमें टक्करों की संख्या बढ़ेगी और हम जानते हैं कि जितनी टक्करों की संख्या बढ़ेगी उतनी ही अभिक्रिया की वेग भी क्या होगा, प्रभावित होगा, उतना ही अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया है, तो क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाने पे ये जो अभिक्रियाएं हैं ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, इनकी वेगों में वृद्धि होती है। दूसरा अगर हम देखें क्रिया कारकों के तापमान में वृद्धि,
अगर हम क्रिया कारकों के तापमान में वृद्धि कर दें तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण अणु आपस में अत्यधिक मात्रा में टकराएंगे, टक्करों की संख्या फिर बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से ये जो ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया है इनकी दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तीसरा कारक अगर हम देखें तो अगर हम दाब बढ़ा दें, दाब बढ़ाने से क्या होगा, पहले क्रिया कारक अणु जो इतने आयतन में आ रहे थे, अब आपने क्या किया, दाब बढ़ा दिया तो अणु कितने आयतन में हो गए, इतने से। अब इतने से आयतन में पहले वाले अणु जो इतने में थे इतने में आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा, उनमें टक्करों की संख्या बढ़ेगी। तो दाब बढ़ाने से भी क्या होगा, ये जो ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया है वो क्या होगी, संपन्न होगी तथा उनके वेगों में वृद्धि होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, इन ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाओं के लिए आप उत्प्रेरक का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं पर वो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो अगर कोई ऐसी अभिक्रिया है ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण हम उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा अंधेरे की या अधिक अभिक्रियाओं के वेगों में वृद्धि हम 4 कारकों से कर सकते हैं। क्रिया कारकों की सांद्रता को बढ़ाकर, क्रिया कारकों के तापमान में वृद्धि करके, क्रिया कारकों के दाब को बढ़ाकर और चौथा उनमें एक उपयुक्त उत्प्रेरक को काम में लेकर के हम क्या कर सकते हैं, ऊष्मा ऊर्जा अंधेरे की या अदीप्त अभिक्रियाओं के वेगों में वृद्धि कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कुछ उदाहरण इन ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया के। आप सभी जानते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तथा जल व लवण का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब भी कोई एसिड किसी बेस से अम्ल क्षार से क्रिया करेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा, जल और लवण बनाएगा, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो अभिक्रिया है, जैसे ही आप अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तुरंत से लवण और जल की प्राप्ति होगी। इस अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति का होना अनिवार्य नहीं है, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो जाएगी। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो किसका उदाहरण है, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया का। अब आपने पढ़ा है कि अमोनिया का संश्लेषण जो है हैबर की प्रक्रिया द्वारा, जिसमें क्या होता है, जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है और अमोनिया का निर्माण करती है, ये किसकी उपस्थिति में होता है, आयरन या मॉलिब्डेनम की। आयरन या मॉलिब्डेनम यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक का काम करते हैं, जिनकी उपस्थिति के कारण इस अभिक्रिया के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है और हमें अधिक मात्रा में अमोनिया की प्राप्ति होती है। और इसके लिए एक उच्च तापमान की जरूरत होती है, कितने तापमान की, 450 डिग्री सेल्सियस की। तो इस अभिक्रिया के लिए हैबर की प्रक्रिया में भी जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अमोनिया का संश्लेषण जो कि किस विधि द्वारा होता है, हैबर की प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं तथा जो 450 डिग्री सेल्सियस पे संपन्न होती है, ये भी किसका उदाहरण है, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, एस्टर का जल अपघटन। जब किसी एस्टर की हम जल से अभिक्रिया करवाते हैं अम्लीय माध्यम में, तो हमको एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल मिलता है। अब जब आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है। इस एस्टर के जल अपघटन के लिए भी प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एस्टर का जल अपघटन है ये ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद हम एक और उदाहरण देखते हैं, PCl5 का वियोजन। जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करते हैं उच्च तापमान पर, तो वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड
और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस अणु को गर्म करते हैं। यहाँ पर भी PCl5 के वियोजन में हम प्रकाश की ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये प्रकाश की अनुपस्थिति में ही संपन्न होती है, इसलिए ये किसका उदाहरण हो गई, ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया। तो ये हमने देखा ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया या अंधेरे की या अदीप्त अभिक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दोनों के बीच में अंतर, कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, गुड डे।